ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये आपका पेपर 3 है, अक्टूबर नवंबर 21-32 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कंपनी अकाउंट्स का, A2 का। उसमें आपको ये ट्रायल बैलेंस ऊपर दिया हुआ था हमें, और ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ था उससे हमने प्रॉफिट फाइंड किया। कैसे? हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से 32700 एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दी है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड हो गया हमारा 39685। तो आगे सवाल में हमें क्या कहता है वो, कि ये सारी एडजस्टमेंट्स दी हुई है आपको 1 से लेकर 6 तक, और बी में कहता है कैलकुलेट द करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर, स्टार्ट योर कैलकुलेशन विद योर आंसर टू ए। तो आंसर जो आपने ए में निकाला है ये वाला, इससे आपने शुरू करना है। इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये भला क्या है? ये अनकरेक्ट प्रॉफिट है। इससे आपने करेक्ट करना है और करेक्ट करके करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है। देखते हैं हम सवाल सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं और फिर करते जाते हैं। पहला पार्ट, point number 1, the following transaction took place after the trial balance had been prepared. The bank informed the company that its account was being debited with 120 in relation to a dishonored check from a credit customer. बेटा जब डिसऑनर्ड चेक होता है कस्टमर से तो उसकी एंट्री होती है बैंक ने डेबिट कर दिया, लेकिन हमने कैश में क्रेडिट नहीं किया, तो हमने उसकी एंट्री करनी थी कस्टमर टू बैंक, ट्रेड रिसीवेबल टू बैंक। हमने वो एंट्री पास नहीं की, तो क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल में ऐड कर देंगे और बैंक में से माइनस कर देंगे। लेकिन प्रॉफिट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट इस पर इफेक्ट ही नहीं हो रहा है इस एंट्री से। ट्रेड रिसीवेबल टू बैंक में प्रॉफिट का नाम आता ही नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज कर देंगे, बैंक में से माइनस कर देंगे, बट इट विल नॉट इफेक्ट प्रॉफिट फॉर द टाइम बीइंग रिगार्डिंग अवर दिस क्वेश्चन। एंड विद 150 and 110 for bank charges and bank interest. Bank charges and bank interest both are expenses, और expenses आपके प्रॉफिट को क्या करते हैं, रिड्यूस। बट रिमेंबर दिस कि ये दोनों अमाउंट्स बैंक में से माइनस भी होनी है, याद रखिएगा, क्योंकि बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक इंटरेस्ट टू बैंक, रिकॉर्ड नहीं हुई तो 260 यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, लेस एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट। कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी 260 की, वो माइनस कर देंगे। जी जी जी, बिजनेस का बैंक चलता है जी जी, 260 माइनस कर दिया। अब बोनस इश्यू ऑफ 10,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1 ईच वाज मेड। 10,000 हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं नुहान, एक शेयर $1 का है। अगर मैं देखूं पीछे सवाल के अंदर, तो अगर आप देखें हसन, तो हमारे पास जो इस वक्त शेयर्स पड़े हुए हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के, वो कितने, 1 लाख के। अब आपने 10,000 शेयर और इशू कर दिए, तो आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना हो गया है, 1,10,000। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1,10,000 होने की वजह से आपके प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला सवाल, तो सर फिर आप ये बता क्यों रहे हैं? क्योंकि जो मैं ये ट्रीटमेंट बता रहा हूं आपको, ये सारा ट्रीटमेंट आपने आगे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको करना पड़ेगा। तो मैं एक दफा अभी रिपीट कर रहा हूं और बैलेंस शीट बनाते वक्त दोबारा रिपीट करूंगा, और जो जो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट आ रहा है वो मैं साथ साथ करता जा रहा हूं। तो दूसरी एंट्री से भी प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन बोनस शेयर बढ़ रहे हैं। आपके शेयर 1 लाख से 1,10,000 हो गए। इट वाज डिसाइडेड टू क्रिएट ए जनरल रिजर्व ऑफ 14,000 रिटेन्ड अर्निंग में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जनरल रिजर्व में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। रोहान, पहले से जनरल रिजर्व व्हाट्सएप नहीं पड़ा हुआ हमारे पास, क्वेश्चन में पहले से जनरल रिजर्व नहीं पड़ा हुआ, तो जनरल रिजर्व नया बनेगा 14,000 से, 14,000 से, और रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस कर देंगे। सर आपको कैसे पता है जनरल रिजर्व नहीं पड़ा हुआ? देख लें सवाल, उसमें मौजूद नहीं है, जनरल रिजर्व कहीं मौजूद नहीं है। आगे चलिए, It was decided the premises were revalued at 2,44,000। देखिए प्रीमिसेस वापस चलते हैं, अब वो कितने की होगी, 2,44,000 की, 2,44,000 की हो गई है। हमारे पास प्रीमिसेस पहले देखिए कितने की पड़ी हुई है, 2 लाख की, लेकिन असल में ये 2 लाख की नहीं है, असल में ये कितने की बेटा, देखिए प्रीमिसेस आपकी है 2 लाख माइनस 4,000, तो कितने की है, 1,96,000 की। अब प्रीमिसेस कितने की होगी बेटा, 2,44,000 की। तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है, आपके एसेट की वैल्यू रीवैल्यू हो गई, बढ़ गई है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका जनरेट हुआ कितने से, डिफरेंस ऑफ दिस अमाउंट से, 48,000 से। तो 48,000 जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपको ऐड करना पड़ेगा। और अब आपकी प्रीमिसेस की वैल्यू जो आप लिखेंगे बैलेंस शीट में, वो 2,44,000 लिखेंगे, क्योंकि वो बढ़ गई। दोनों तरफ फैक्टर है ना, प्रीमिसेस डेबिट 48,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 48,000। बट ऑलवेज रिमेंबर कि रिवैल्यूएशन की कैलकुलेशन करते वक्त आपने कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद रिवैल्यूएशन करनी होती है। सर पहले तो ऐसे नहीं करते थे, ज्यादातर ए लेवल से एएस के अंदर आपको एसेट की रिवैल्यूएशन के अंदर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दी हुई नहीं होती, इसलिए अगर दी होगी तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको कंपेयर करेंगे रिवैल्यूड अमाउंट के साथ, तो फिर डिफरेंस लेकर आपका क्रिएट होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में
The fixture and fitting and motor vehicle were deemed to have a recoverable amount of 22,300 and 9,200. तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं जी the impairment loss is the impairment of asset is the amount of loss. देखिए, impairment of asset is the amount of loss जी IS 36 है impairment of asset का, जी बिल्कुल IS 36 है impairment of asset का, और वो कहता है कि impairment of asset is the reduction in the value of asset as a loss. It is a loss in the value of asset. आगे, impairment of asset is a loss in the value of asset, in the value of asset by which the carrying amount is more than the recoverable amount. By which the carrying amount is more than the recoverable amount. The impairment of asset is the amount of loss. It is the reduction in the value of asset by which the carrying amount is more than the recoverable amount. अब इसको समझते हैं बेटा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। प्रीमिसेस को ध्यान से, प्रीमिसेस को ज़हन से निकालते हैं, क्योंकि प्रीमिसेस का हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं, पहले एक एक चीज को पकड़ते हैं। तो पहले रोहन बात करते हैं किसकी, फिक्चर एंड फिटिंग की। फिक्चर एंड फिटिंग कितने का रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 22,300। इसका मतलब है मोहिम के फिक्चर एंड फिटिंग अगर हम मार्केट में सपोज करेंगे सेल करते हैं, वैसे रिकवरेबल अमाउंट ये नहीं होती, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में आईएएस जब पढ़ेंगे आगे डिस्कस करेंगे तो डिटेल चले जाएंगे। 22,300 में मिलते हैं बेचकर। आप देखिए फिक्चर एंड फिटिंग हमने लिखी कितने की हुई है बुक्स के अंदर, तो फिक्चर एंड फिटिंग हमने कितने की लिखी हुई है, फिक्चर एंड फिटिंग्स देखिए 27600 माइनस 5520 करें कितनी आती है, 27600 माइनस 5520 कितनी आती है, 22080। तो फिक्चर एंड फिटिंग हम कितने से लिखेंगे, 22080 से। देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस इन दिस एसेट। व्हाई सर, क्योंकि जो मेरे पास इम्पेयरमेंट अमाउंट है वो 22080 से ज्यादा है। आपने जो अमाउंट लिखी हुई है दैट इज ओके। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम हो तो आपको अपनी कैरिंग अमाउंट को तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस ज्यादा इस एंट्री का कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, सवाल इसके कि आपकी वैल्यू 22080 ही बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। आगे देखते हैं, आपका जो मोटर व्हीकल है वो कितने का हो गया है, मार्केट में कितने का, 9200 का, जबकि रूहान मोटर व्हीकल हमने अपनी बुक्स में कितने का लिखा हुआ अगर आप देखें तो मोटर व्हीकल 18,000 माइनस 7875, 18,000 माइनस 7875 कितना आता है यार, 10125। आपकी वैल्यूज की 10125 है, लेकिन इस वक्त मार्केट में वो कितने का है, 9200 का। तो आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट हो गई आपके एसेट की, मार्केट वैल्यू कम है, आप ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको कम करनी पड़ेगी वैल्यू, कितने से, 925 से। दिस इज द इम्पेयरमेंट लॉस व्हिच वी नीड टू रिकॉर्ड, एंड बाय दिस अमाउंट हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ये लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये लॉस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये लॉस मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा 925 का। मैं यहाँ पे लॉस में लिखूंगा इम्पेयरमेंट लॉस, वो कितने का मेरा 925 का। यहां से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि इतना एसेट मेरा ज्यादा शो हो रहा है, असल में उसकी रिकवरेबल अमाउंट इससे कम है, तो आपको ये इम्पेयरमेंट लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अब आपका एसेट आप कितने का लिखेंगे, 9200 का रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू कम कर ली है, उसका लॉस रिकॉर्ड कर लिया आपने, इसे इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। यू नीड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट बाय दिस अमाउंट, बिकॉज उसकी रिकवरेबल अमाउंट आपकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है और कैरिंग अमाउंट से कम है, तो आपको कैरिंग अमाउंट को कम करना पड़ेगा, वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कहते हैं जी, it was decided to provide 5,000 for compensation to customer arising from the use of damaged goods sold to them by the company. इसे हम कहते हैं जी contingent liability। contingent liability IS 37 है, ये
ये कहते हैं कि अगर कोई फ्यूचर लॉस, ये इसके सारे सवाल है, ये सवाल सारा नहीं कुछ हिस्सा है। 5,000 रुपया हमने कस्टमर को कंपनसेशन देनी है फ्यूचर में किसी ऐसी चीज के हवाले से जो कि डैमेज है, तो क्या होगा, एक तो नुकसान हो गया रोहन क्योंकि हमें लॉस हो गया इतना, और दूसरा आपको ये लायबिलिटी भी होगी क्योंकि आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी कस्टमर को, तो प्रोविजन क्रिएट होगी, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्रिएट करनी पड़ेगी आपको 5,000 की, और ये 5,000 आपको लॉस में रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। ये 5,000 में लॉस करूंगा प्रोविजन के नाम से जी, ये आपकी आ जाएगी कितने से, 5,000 से, और ये भी आपके प्रॉफिट में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये आपका लॉस है, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो गया ना आपका इतने से, क्योंकि इतने से आपके क्या कहते हैं, ये आपको पे करना है, पे बैक करना है, तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी, करंट लायबिलिटी क्रिएट होगी, यू हैव टू मेक द पेमेंट बैक टू कस्टमर, आपने डैमेज गुड्स प्रोवाइड की थी। आगे इट वाज डिस्कवर्ड दैट द ट्रायल बैलेंस फिगर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बड़े आसान है, और मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूं कि ये याद कर लें, सेल्स और रिटर्न बेसिस, सेल्स और रिटर्न बेसिस की कितनी एंट्रीज होती हैं, 2, एक सेल्स के कैंसिल करने की, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री के वापस आने की, तो क्या एंट्री होती है, असल में सेल नहीं हुई, एंट्री क्या होगी बेटा, मैं कर रहा हूं यहाँ पे समझाने के लिए, एक होगी बेटा सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल, और दूसरी आपकी होगी जी इन्वेंट्री वापस आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री है, आपने चीजें बेची थी कितने की, 4,600 की, लेकिन कोई नहीं बिकी, रिवर्स एंट्री पास होगी, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स एंट्री होती है सेल की, आप करेंगे सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल 4,600, 4,600, ये कॉन्सेप्ट हमने एएस में पढ़ा है, लेकिन ए2 में भी वो पूछ लेता है इसको। इसी तरह इन चीजों की कॉस्ट वो कितनी है, 2,100, उतने से आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये इन्वेंट्री बिकी ही नहीं, तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये अमाउंट ऐड करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर देंगे, बिकॉज़ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब अगर आप इसको प्रॉफिट पर इफेक्ट दिखाएं तो सेल्स डेबिट हो रही है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट होने से लेस हो जाएगा, सेल्स नहीं 4,600 से, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जी दोनों कर सकते हैं आप, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से, जी लिख सकते हैं, यही बता दूं, लेकिन मैंने क्योंकि एंट्रीज जो समझाया था पूरा मैंने आपको करके दिखाया, इसलिए एंट्री भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद दैट्स इट, इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, करेक्ट प्रॉफिट आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करें ये कितना आता है आपका, बिल्कुल कम होगा, ट्रेड रिसीवेबल से भी कम होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड भी होगा। वो एक सवाल था उसमें लिखा हुआ था कि रेवेन्यू में हम वो गलत है सवाल, उसके मार्क्स भी गलत है, ठीक है जी, उसके 4 इफेक्ट करने पूरे, लेकिन उन्होंने गलत कॉन्सेप्ट बताया है, 17 का सवाल है वो, अक्टूबर नवंबर का, लेकिन आगे जो सवाल जितने में उसमें 4 इफेक्ट शो करता है वो जी, हाँ जी बताइए जी आंसर, 31,000 ये हमने निकाल लिया अपना करेक्टेड प्रॉफिट। आगे चलते हैं जी, आगे क्या कहते हैं जी हमें क्वेश्चन के अंदर, कहते हैं जी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आगे कहते हैं एक्सप्लेन हाउ योर ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इशू माइट हैव बीन डिफरेंट इफ द ट्रायल बैलेंस हैव कंटेन्ड अ बैलेंस ऑफ 8,000 ऑन द शेयर प्रीमियम अकाउंट, अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस होता तो 8,000 रुपए हम शेयर प्रीमियम में से निकालते, 10,000 के बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, और 2,000 रिटेन अर्निंग में से निकालते, जनरल रिजर्व क्रिएटिव बाद में हो रहे हैं इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, पीएम लिखते हैं। खैर बैलेंस शीट बनाते हैं, जो असल काम है हमारा करने का, तो हम स्टार्ट करते हैं जी बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बन जाएगी, आपके आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स, बेटा नॉन करंट एसेट्स कितने आएंगे, आपका प्रीमिसेस कितना हो गया, 2,44,000 का, प्लस आपकी वो कितनी है 22,080 बुक वैल्यू उसकी, और प्लस जो आपकी मोटर व्हीकल है वो कितनी है 9,200 की, बेटा प्रीमिसेस की वैल्यू बढ़ के 2,44,000 हो चुकी है, और आपका जो फर्नीचर एंड फिक्सचर है वो सेम वैल्यू पे डिडक्शन माइनस करने के बाद 22,080 और 9,200 आपका मोटर व्हीकल रह गया, बताइए टोटल कितना आता है,
27,275,280। आगे लिखते हैं जी हम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले हम लिखते हैं जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। याद रखिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर आपको अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री में 2100 आपको ऐड करने पड़ेंगे। देखते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की दी हुई है सवाल में। बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है क्वेश्चन में 6212 की। तो बेटा 6212 में ऐड कर देंगे हम 2100, कितना आता है जी, 8312। फिर आपके आ जाएंगे जी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं जी कितने के दिए हुए। ट्रेड रिसीवेबल हमें दिए हुए हैं 25,400 के। इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेल्स आपकी सेल्स और रिटर्न बेसिस हुई है वो माइनस करेंगे, माइनस 4600 माइनस करने पड़ेंगे ना आपको 4600, वो तो सेल हुई नहीं आपकी। और डिसऑनर चेक वो आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और उसकी अमाउंट कितनी है आपकी 120। एक चीज और भी है यार, नहीं वो नहीं है, वो तो लायबिलिटी है ना, वो करंट लायबिलिटी। अदर रिसीवेबल तो नहीं दिए हुए कहीं, अदर रिसीवेबल दिए हुए तो वो आ जाएगा। नहीं मेरे ख्याल यही है। करेंट रुपए कितना आ गया, 20920। ठीक है जी, अदर रिसीवेबल भी नहीं, बस टोटल करने इसका। मेरा ख्याल है बैंक नहीं है, ओवरड्राफ्ट है। इसलिए कि जब चेक डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक में से माइनस करना था, ट्रेड रिसीवेबल हमारे बढ़ गए हैं, हमने अब जिस बंदे ने चेक डिसऑनर किया उससे भी पैसे तो लेने हैं ना, ट्रेड रिसीवेबल आपके बढ़ गए। कितना आता है जी, 3045। सही आंसर आ रहा है। 304512 ये आपके आगे जी टोटल एसेट्स। अब हमने क्या निकालना है जी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मेरे स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर ये सवाल करवा दें, शी इज नॉट इन द क्लास, हाउ सैड इट इज। मैंने क्वेश्चन करवाना था, खैर क्वेश्चन तो अच्छा था। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सबसे पहले आपका आ जाएगा कितने का, 1,10,000 का, तो वो भी ऐड हो जाएगा ना आपके साथ। फिर क्या आएगा उसमें दूसरा शेयर प्रीमियम, पता नहीं है कि नहीं है शेयर प्रीमियम, नहीं है, नहीं वो होता ना तो वो फिर वो ना कहता ना। रिजर्व आपका आ जाएगा, कितने से क्रिएट हुआ था बेटा, 48,000 से। 48,000 से रिजर्व क्रिएट हुआ है ना। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, वापस चलते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख प्लस 10,000 बोनस शेयर इशू हो रहा है 1,10,000 का। उसके बाद प्रीमिसेस आपकी 2 लाख थी, माइनस 4,196 और कंपेयर किया 244 से 48,000 का रिवॉल्यूशन रिजर्व आपका जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद जनरल रिजर्व बिल्कुल आपका आ जाएगा 14,000 से जो बन रहा है आपका वो आ जाएगा जी, नहीं दिया हुआ ना, मैं वो भी लिखता 14,000। उसके बाद आपकी आ जाएंगी जी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स की कुछ आपको वर्किंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। रिटेन्ड अर्निंग्स आपको जो पहले दी हुई है बेटा वो आपको दी हुई है कितने की, 54732 की। यहाँ पे कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, 54732 में सबसे पहले बेटा हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कितना है 31,000। इसमें से माइनस कर देंगे जनरल रिजर्व, कितना क्रिएट कर रहे हैं आप 14,000। उसके बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे डिविडेंड 12,000 का जो पेमेंट किया, 12,000 की डिविडेंड की पेमेंट की। और बोनस वो जो आप क्या कहते हैं बोनस शेयर इशू कर रहे हैं
मुझे तो रिटेन अर्निंग में से निकालना पड़ेगा ना आपको 10,000, आपकी चीज नहीं है ना, तब आपकी रिटेन अर्निंग्स का आंसर है 12,000 क्या बताता हूँ मैं आपको। लेकिन इंटरनल डिविडेंड आपका 5,000 का और फाइनल डिविडेंड आपका 7,000 का था, दोनों आपको माइनस करने पड़ेंगे रिटेन अर्निंग में से, ऐड करके मैंने जो है वो माइनस कर दिया। जी भाई 49732 इसका टोटल कर लेते हैं हम। टू 221,732 उसमें आपकी आ जाएगी जी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में बेटा आपका बैंक लोन है या लॉन्ग टर्म लोन है, जो भी आप कह रहे हैं दिया हुआ क्वेश्चन में पहले से लॉन्ग टर्म बैंक लोन दिया हुआ 50,000। अगर इस पे इंटरेस्ट वगैरह होता तब वो भी मैं शायद करंट लायबिलिटी में लिखता, लेकिन उसने बैंक लोन के इंटरेस्ट की तो परसेंटेज ही नहीं दी हुई, बैंक लोन आप डायरेक्टली ऐसे आउटर कॉलम में लिख लेंगे एज इट इज। उसके बाद बारी आपकी आ जाएगी किसकी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ट्रेड पेबल्स, ऑब्वियसली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसी जो आपने प्रोविजन बनाई है। ट्रेड पेबल्स पहले देख लेते हैं कितने के हैं। ट्रेड पेबल्स दिए में 16,200 के, वो प्रोविजन फॉर कंपनसेशन हम अलग लिखेंगे, वो भी लायबिलिटी है, वो आपकी आ जाएगी 5,000 की जो क्रिएट की आपने प्रोविजन। उसके बाद आपका आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट आपका बढ़ गया, कैसे बढ़ेगा जरा गौर कीजिएगा, मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, बड़ा ये मजे का पॉइंट है। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट में दिया कितने का हुआ सवाल में, अगर आप चाहें 11,200 का, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 11,200 का, इसमें मजीद बढ़ेगा कितने से, 120 से, जो कस्टमर का डिसऑनर हुआ है माइनस हो गया ना, और मजीद बढ़ेगा कितने से, जो आपने बैंक चार्जेस पे किए कितने हैं वो, हाँ जी प्लस 150 और प्लस 110, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का आंसर आएगा। बैंक कितना आता है जी, 11,580। हम टोटल कर लेंगे जी, ये आपके पास आ जाएगा करंट लायबिलिटीज का जी 32780, ग्रैंड टोटल इसका तीनों का मिला के आप कर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 304,512। ये हमने इसको बैलेंस शीट में हमने इसकी सॉल्व करके जो है वो बना के मैंने दिखाई है। अच्छा सवाल था, देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप इस सवाल को 100% करेक्ट सॉल्व करें, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम 90% को करेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 90% इज मोर देन इनफ। लेकिन होता ये नहीं है, होता ये है कि सारी अमाउंट ही गलत लिखी होती है बच्चों ने, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, कभी बैलेंस शीट बनाई नहीं होती। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, जो मुश्किल पॉइंट इसमें है ना, मैं बताता हूँ आपको मुश्किल पॉइंट कौन से थे। सिर्फ 2 पॉइंट इसमें सिर्फ मुश्किल थे, एक वो था 5वां जो कि आपने पढ़ा नहीं हुआ, और एक उसके बाद है चौथा जो इम्पेयरमेंट। अगर आप 6 पॉइंट को मुश्किल कहेंगे तो सॉरी मैं माजरत अख्तियार करूंगा, क्योंकि ये आसान है, क्योंकि ये एएस में पढ़ा था, इसका मतलब आपको एएस कुछ नहीं आता, आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है। सेल्स और रिटर्न बेसिस के 4 इफेक्ट होते हैं, हमें पता है। चौथे पे दूसरा पार्ट थोड़ा सा है, वो उसमें रिकवरेबल अमाउंट का थोड़ा प्रॉब्लम है इस वजह से। अच्छा इसका एनपीओ का सवाल बच्चों ने गलत किया था पेपर के अंदर, एनपीओ का इस पेपर का सवाल क्यों, क्योंकि उनको समझ नहीं आई कि वो असल में कैश अकाउंट पूछ रहा है, यानी वो कैश अमाउंट पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड पेड पूछ रहा है भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं पूछ रहा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के कैश फिगर फाइंड करनी थी, बच्चों ने ये भी गलत किया, कैश टेकिंग बैंक कैश अकाउंट बनाना था, ठीक है जी। क्लब एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, वो कैश अकाउंट से निकलने थे, फिर डिफरेंस निकाल के कैश टेकिंग बैंक सिर्फ टोट बैक निकलेंगे, टोटल टोट बैक आएंगी, एक्सपेंसेस मिसिंग फिगर से आएंगे। तो ये सवाल बच्चों ने गलत किया और बच्चों ने कहा कि समझ नहीं आई, और बाकी आसान था इसका। फिर इंशाल्लाह मैं आपको इन्वेस्टमेंट भेजने का सवाल भी आज सॉल्व करवाऊंगा 9:30 को। क्या करूं, क्या